हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग विजन IAS मैगजीन में जुलाई वाले जो मंथ के करंट अफेयर है उसको पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में मैंने इकोनॉमिक्स की ढेर सारी क्लासेस ले ली हैं और ये आज लास्ट क्लास है। यहाँ से इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। और दोस्तों, GS का पेपर का अभी 2023 का मेंस पेपर चल रहा है, ठीक है। और GS के सभी चारों पेपर हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि जो GS के पेपर थे, GS3, खासकर मैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं GS3 की बात करूँगा। GS3 में जो भी क्वेश्चंस कल आए थे, मैंने टेलीग्राम पे अपने पेपर को डाला हुआ है, वहाँ आप देखिएगा कि वहाँ जो पेपर आया हुआ वो पेपर का नेचर कैसा है। स्टैटिक प्लस डायनेमिक, सभी चीज़ें एकदम सिलेबस के अनुसार ही और उसे करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके पूछी गई हैं और बेहद ही प्रिडिक्टिव सिलेबस था, मैं क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। जिसको अगर आप सिलेबस कंप्लीट किए हों, करंट अफेयर्स अच्छे से किए हों, तो बिल्कुल लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ना कुछ आप लिख ही लेंगे और अच्छा खासा आंसर्स आप लिख कर चले आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है विजन IAS की मैगजीन बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाइडनिंग टैक्स बेस, यानी कर आधार का विस्तार। इसी आर्टिकल से शुरू करते हैं। और इसमें कल हमारा संडे था, तो कल संडे की क्लास हाफ थी और आज जो है इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट, इसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और छोटा छोटा जो सारी प्री के पर्सपेक्टिव से जो कुछ है कंटेंट, उसको करीब करीब 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यानी मैगजीन आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने आयकर विभाग से क्या बोला, कर आधार को यानी टैक्स बेस को विस्तृत करने के लिए 3 व्यापक सिद्धांतों को, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 3 व्यापक सिद्धांत, पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूल व्यवस्था का पालन करने के लिए कहा है। किसको बोला है? आयकर विभाग को। क्यों बोला है? चूँकि क्या है कि अभी क्या है कि जो कर की स्थिति है और कर जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है सरकार के पास, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अभी जो है अन्य देशों के मुकाबले अभी हम पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, वर्तमान स्थिति देखिए कि GDP की तुलना में जो कर का अनुपात है 2023 में 11%, 11.1% मात्र, जिसमें डायरेक्ट टैक्स 6% आता है, इनडायरेक्ट टैक्स 5% आता है। यानी जो क्या है कि उभरती हुई जो बाजार व्यवस्था के जो औसत है यानी वो 21%, ठीक है। और OECD के औसत 34% से ये काफ़ी कम है, क्योंकि हमारा परसेंटेज कितना, 11। यानी बहुत सारे जो देशों से हमारी जो स्थितियां हैं वो कमज़ोर हैं करके राजस्व इकट्ठा संग्रह करने के मामले में। आयकर रिटर्न करने वाली जो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या का मात्र 5.3%, ठीक है। अब क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कम कर आधार के कारण क्या है। उसके पहले हम जानते हैं कि आयकर की जो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स है, ठीक है। अब तो इंटरेस्टिंग सा फैक्ट्स है उसको बाद में करते हैं, ये पहले इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कर GDP अनुपात। ये क्या है कि किसी देश की GDP है, ठीक है, मान लीजिए किसी देश की GDP X है और उस देश का जो कर राजस्व है वो Y है, ठीक है। तो इसी के तुलना में, X की तुलना में जो Y की जो स्थितियाँ होंगी, हाँ, उसका जो काउंटेशन होगा, ठीक है, वही क्या होगा, अनुपात होगा, रेशियो होगा, वही उसका क्या होगा, कर GDP अनुपात होगा। यानी क्या है कि अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता का क्या है, कि ये उपयोगी टूल है। यानी कि क्या होगा कि जैसे कम, मतलब जैसे GDP और टैक्स रेशियो कम होता है, उसका रेशियो GDP और टैक्स का, उससे क्या होगा कि जो आर्थिक समृद्धि है वो गिर रही है, ये पता चलता है, वो धीमी है, प्रगति उसमें ज़्यादा तेज नहीं हो रही है। तो कम कर के आधार के कारण क्या है, मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न बन गया तो ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप। तो क्या है कि जो भारत में बृहद आकार के जो है अनौपचारिक क्षेत्र है, जिससे क्या है अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति, जिससे क्या है कि लेन देन का नकदी में होता है, तो पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है। यानी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स अभी भी बहुत जगह उतना स्मूथली नहीं है और सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेलेबल भी नहीं है और लोग करते भी नहीं हैं। कृषि आयकर पर छूट, याद होगा जो हमारे एक टॉपर हुए हिंदी मीडियम से, रैंक 18 थी, रवि कुमार सिहाग, उनका दृष्टि IAS पे आप देखिएगा इंटरव्यू पढ़ा होगा, तो वहाँ इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कृषि को कर के दायरे में लाया जाए तो क्या प्रभाव होंगे, क्या यह संभव है, ये सवाल उनसे पूछा गया था। आप इंटरव्यू अगर देखे होंगे, मॉक इंटरव्यू, तो कृषि आयकर पर, और उनका जवाब बड़ा अच्छा था, वो बैलेंस जितना उन्होंने जवाब दिया था वही जवाब की अपेक्षा इंटरव्यू बोर्ड आपसे करता है। तो कृषि आयकर पर छूट जो है ये क्या है कि जो कर राजस्व के लिए इकट्ठा करने में और जो कम कर आधार के लिए बहुत बड़ा कारण है। क्या कि केवल 60% जो है, 60% लगभग जो भारतीय हैं वो
कृषि इस आय से और उसी संबंधित आय से जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता। इसके कारण क्या होता है कि जो उस पर कर संग्रह है वो कम है, कर मुकदमेबाजी की घटनाएं क्या हैं, वो अधिक हैं, 5 लाख से अधिक मामले हैं, तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की यानी वित्तीय और जनशक्ति की कमी है। तो इस सरकार ने कुछ कदम भी उठाए होंगे। तो सरकार ने कदम क्या उठाए हैं वो देख लीजिए आप। सरकार ने सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि बैंक को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक कर दिया, जिससे क्या कि कोई औपचारिक लेन देन होगा, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक लेन देन जो होगा उसको ट्रैक कर लेगी। ठीक है। वित्तीय लेन देन विवरण में नए डेटा स्रोतों की शुरुआत, जैसे कि लाभांश ब्याज, नए टीडीएस कोड की शुरुआत। ठीक है। करदाता अनुकूल व्यवस्था बनाने के लिए क्या किया गया, सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था बनाई गई। ई अपील योजना को शुरू किया गया, यानी लंबित मामलों निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आईटी रिटर्न के सरल फॉर्म की शुरुआत की गई, इनकम टैक्स रिटर्न की। ठीक है। अब क्या है कि इसको व्यापक बनाने के लिए कुछ अन्य सुझाव भी हैं, जैसे कर के विवादों को निपटाने के लिए अलग प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए, जिससे क्या है कि मुकदमेबाजों की संख्या में और मुकदमों की संख्या में कमी आएगी। उच्च आय वाले कृषि परिवारों को शामिल करना चाहिए। जैसे क्या है कि जो कृषि को शामिल, आयकर के दायरे में शामिल करना या नहीं करना एक जो है एक राजनीतिक रूप से भी एक बहुत बड़ा कठिन फैसला है, पर जो उच्च आय वाले कृषि परिवार है, ठीक है, जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह और अन्य चीज़ों को प्रोसेस करके बेच रहे हैं, ठीक है, और जिनके पास अगर अपेक्षाकृत बहुत सारे भूमि स्वामित्व है और उसका उत्पादन है, तो उसमें एक अलग सीमा निर्धारित करके आयकर के दायरे में उसको लाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हम टैक्स चोरी से जो है बच सकते हैं। तो ऐसे में निष्कर्ष क्या हो सकता है कि भारत का जो कर आधार है उसको बढ़ने से देश में राजस्व स्थिरता बढ़ावा मिलेगी, ठीक है, और इससे समावेशी और राजकोषीय उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा मिलेगा, गवर्नेंस में वृद्धि होगी और कुछ करदाताओं पर इसकी निर्भरता कम होगी। तो ये आपका सिंपल सा आर्टिकल था। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ पर ये है कि पहले जीएसटी पढ़ते हैं और उसके बाद जो है जीएसटी क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है वो मालूम चल जाएगा आपको। देखिए, जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जीएसटी @ 6 यानी कि मतलब 6 साल हो चुका है, ठीक है, 6 साल हो चुका है जीएसटी को लागू किए हुए। तो उसी के जो जीएसटी दिवस मनाया गया कि 1 जुलाई 2017 को, यानी जुलाई वाले मंथ की मैगजीन है तो जुलाई में ही मनाया गया। तो उसका टॉपिक क्या था, जीएसटी @ सरलीकृत कर और समग्र विकास, ये उसका टॉपिक था। इसी विजन के साथ क्या मनाया गया, जुलाई में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया, ठीक है। अब बात आती है कि जीएसटी है क्या, सबसे पहले कहाँ उसका विचार उत्पन्न हुआ और कैसे क्या इसका संरचना है, किस चीज़ के, इस पर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसी साल मेंस में भी यूपीएससी 2023 के मेंस में भी बना हुआ है प्रश्न, तो इसको घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, ठीक है। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसमें क्या है कि अब जानते हैं कि चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी में जो जीएसटी को लागू करने का सबसे पहला विचार कब था, सन 2000 में प्रस्तुत किया गया था। कौन था, यानी इनडायरेक्ट टैक्स पे जो विजय केलकर समिति थी, विजय केलकर टास्क फोर्स था जो था, उसी के द्वारा जो है ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, विचार लाया गया था। तो जीएसटी वो एक एकीकृत कर प्रणाली है, इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है, जिसने केंद्र और राज्य, सेंटर और गवर्नमेंट स्टेट दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सों के जगह पर प्रतिस्थापित करके, ठीक है, उसकी जगह एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम को अपनाया है, उसी को जीएसटी बोलते हैं। इसकी संरचना क्या है वो जान लेते हैं। इसके जीएसटी प्रणाली के साथ क्या है, दोहरी संरचना अपनाई गई है, जिसमें क्या है, एक सीजीएसटी है और एक राज्य जीएसटी है, स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और एक राज्य जीएसटी, ठीक है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसको केंद्र सरकार इसको राज्य सरकार लगाती है। दूसरी चीज़ एक क्या है, एक आईजीएसटी भी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये क्या है कि अंतर राज्य आपूर्ति और आयात पर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मान लीजिए महाराष्ट्र से कोई माल उठा बिहार तक आया, ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है एक जो दोनों राज्यों के बीच में आयात निर्यात होगा या फिर आयात होगा या आपूर्ति होगी, ठीक है, या सप्लाई जो भी कुछ होगा, तो इसके बीच पे जो है टैक्स जो लगेगा, इसे उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी करते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं कि ये केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और इस जो टैक्स इकट्ठा होगा इसको जो है जो गंतव्य राज्य है, यानी कि मान लीजिए महाराष्ट्र में लगा टैक्स और वो जो बिहार के साथ गया है, तो बिहार के साथ सरकार के साथ भी और ये महाराष्ट्र सरकार दोनों के साथ क्या हुआ, इसको साझा किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। आप समझ में आ गया होगा कि चीज़ें मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जीएसटी तो बना दिया गया, अब उसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी होगी,
तो उसी के लिए जीएसटी परिषद बनाया गया, उसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये क्या है कि केंद्र और राज्यों का क्या है, एक संयुक्त मंच है, यानी कि ज्वाइंट बैठक यहाँ पे होती है। और इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत 279 ए के तहत इसका गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फैक्चुअल वन डे एग्जाम्स जो दे रहे हैं इसको नोट कर लें। और क्या है कि यूपीपीसीएस और बीपीएससी वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है कि जो अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, ये परिषद क्या करती है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स की रेट, छूट और राजस्व बंटवारा सहित जीएसटी के अनेक जो पहलू हैं उस पर क्या करती है? निर्णय लेती है। तो जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की आवश्यकता कभी क्या है कि मेंस के पर्सपेक्टिव से इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि एकल स्थानीय बाजार की स्थापना के लिए, एकल राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के लिए, ठीक है, एकल स्थानीय और एकल राष्ट्रीय दोनों बाजार की स्थापना के लिए ये जीएसटी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इस पर कुछ चुनौतियां भी हैं, उसको भी समझेंगे। जटिल कराधान व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस थे, तो उन जो जाल था टैक्सेस का, उससे बाहर निकलने के लिए एक सरल और सरलीकृत और एकीकृत प्रक्रिया बहुत जरूरी थी। टैक्स कैस्केडिंग जैसी समस्या से निपटने के लिए कर संग्रह में तकनीक के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और कर संग्रह की उच्च लागत को कम करने के, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें जो भी लागत लगती है तो उसको कम करने के लिए ये बनाया गया। अब आता है कि जीएसटी का कुछ प्रभाव भी पड़ा। जीएसटी जब आया भाई तो जीएसटी प्रभाव डाला ही, क्या डाला कि सरकार सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन मिला। क्या है कि जैसे सहकारी संघवाद का प्रोत्साहन इसलिए मिला कि क्योंकि जो जीएसटी परिषद उसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जो है दोनों स्टेट और सेंटर दोनों जगहों की जो सरकारें होती हैं, यानी जो वित्त मंत्री होते हैं वहाँ के फाइनेंशियल मिनिस्टर होते हैं और राज्यों के जो होते हैं, ठीक है, ये सब लोग आपस में मिल करके एक आम सहमति पर, व्यापक सहमति से सब चीज़ें निर्णय होती हैं। तो इसका सहकारी संघवाद एक उदाहरण भी बन गई है। जैसे क्या है कि राज्यों के जटिल मुद्दों पर वार्तालाप करना, चर्चाएं करना, निर्णय लेना, ठीक है, साझा करना, तो ये सब चीज़ें क्या है कि सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन करने में, उसको मजबूत करने में एक बहुत बड़ा टूल बन गई हैं। ठीक है, टैक्स के बोझ में कमी क्या है कि इसके साथ क्या है कि कई सारे जो समान उपयोग वाली जो वस्तुएं हैं उसमें उसके टैक्स रेट में कमी आई है। ठीक, करदाताओं को क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे लाभ हुए हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है प्रवाह है और फास्ट रिफंड है, तो ये जो टैक्स दे रहा है उसके लिए भी आसानी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि जो एमएसएमई को बहुत लाभ पहुंचा है। जैसे क्या है कि यह क्या है कि कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, क्यूआरएमपी जो है, क्यूआरएमपी क्या है, इसमें आप देखिएगा कि क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट, यानी कि जो मासिक भुगतान के साथ क्या त्रैमासिक जो रिटर्न होता है ये एमएसएमईज को वो भी उसकी भी सुगमता आई है। वार्षिक रिटर्न जैसे क्या है कि इसके क्या होता है कि जो एमएसएमई क्षेत्र है उसको टैक्स का अनुपालन करने में कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। राजस्व के संग्रह में वृद्धि हुई है, आप देख सकते हैं 2023 तक क्या है कि जो राजस्व संग्रह जून 2023 की तुलना में कितना 12% अधिक रहा, यानी कि साल भर में 12% की बढ़ोतरी हुई, तो संग्रह हुआ। राजस्व की वृद्धि में उछाल से क्या हुआ कि राज्यों के भी जीएसटी में जो है उछाल आया है। बाजार एकीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये बहुत अधिक तक प्रभावित हुआ है। आंतरिक व्यापार प्रवाह, व्यापार के लिए जो है कर तटस्थ गंतव्य, मानक कराधान संरचना, एकीकरण, व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिला है। इसमें एक चीज़ आता है टैक्स बायोंसी। ये क्या करते हैं कि टैक्स बायोंसी को बहुत जानते हैं, ये शब्दावली है और यूपीएससी में शब्दावली से प्रश्न एकदम स्टेटमेंट में बनता है सीधे। तो टैक्स बायोंसी क्या है? यह राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और सरकार द्वारा जो कर सुधार संबंधी प्रयास के चलते क्या है कि जो टैक्स के कलेक्शन में यानी राजस्व के परिवर्तन में जो परिवर्तन आता है उसी के बीच के संबंध को यह दर्शाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय और सरकार द्वारा जो कर संबंधी सुधार हुआ, उसके संबंधित जो प्रयास चल रहे हैं उसके बीच में जो परिवर्तन होगा वही क्या टैक्स बायोंसी है। यानी एक से अधिक अगर कर टैक्स बायोंसी हुआ, ठीक है, कर उछाल हुआ, ये दिखाता है कि जो टैक्स का जो राजस्व का कलेक्शन है वो राष्ट्रीय की तुलना में क्या है काफ़ी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अभी भी जीएसटी में बहुत सारी कमियां हैं। जो विपक्ष दल होते हैं, विपक्षी पार्टियां हैं या विपक्ष के संबंधित जो लोग भी हैं,
तो वो भी लोग भी बार बार सवाल जीएसटी पे उठते हैं। तो आखिर हम समझते हैं कि जीएसटी में आखिर ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देख लेते हैं। और सबसे मुख्य तौर पे क्या है इसमें कि प्रौद्योगिकी खामियां हैं। जीएसटी पोर्टल और ई वे बिलिंग प्रणाली का है कि कई बार तकनीकी बाधाओं का सामना करती है। इस दिशा में अभी भी प्रगति नहीं हुई है। तो प्रौद्योगिकी खामियां पहली खामियां हो गई। दूसरी क्या है, जीएसटी अपीली प्राधिकरण यानी कि अपीलेट जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है। जी स्टेट्स क्या है कि उसकी अनुपस्थिति है, यानी कि इसमें कि अगर कोई विवाद हुआ तो करदाताओं क्या होगा कि हाई कोर्ट जाएंगे सीधे। यानी कोई जीएसटी का अपना कोई अपीली प्राधिकरण नहीं है जहाँ पे कर विवादों को सुलझा सके फास्ट तरीके से। अब उसके लिए क्या है कि करदाताओं जो भी है या जो भी विवाद हुआ तो उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है जाना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगता है और वो प्रक्रिया आम करदाता जो है वो अपनाना नहीं चाहता है। ये एक बड़ा समस्या है। करदाताओं के भरोसे में कई बार गिरावट आई है। मनमाने तरीके से पंजीकरण रद्द करना, अपारदर्शी तरीके से टैक्स इनपुट क्रेडिट की मनाही होती है। तो कई बार क्या होती है कि जो हाई कोर्ट में, देश के विभिन्न हाई कोर्ट में ये क्या है कि ऐसी याचिकाएं दायर की गई हैं जो क्या है कि भरोसे में गिरावट लाती हैं। टैक्स चोरी और धोखाधड़ी संबंधित दावे भी हैं। क्या है कि कई सारे जो है जीएसटी के अधिकारियों ने कई बार फर्जी फर्मों के खिलाफ जो है अभियान चलाया। बहुत सारे जो है टैक्स चोरी का भी मालूम चला। लोग उसमें भी कुछ कमियाँ निकाल करके जो कमजोरियाँ हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सरकार ने, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें 2-3 पॉइंट्स नहीं दिया, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। क्या है कि जो कर का जो संरचना है यानी टैक्स का जो स्लैब है, टैक्स स्लैब, उसमें भी भारी भिन्नता से और कई बार बदलाव से लोगों के बीच में अविश्वास पैदा हुआ है। ठीक है। छोटे एमएसएमई और जो उभरते हुए जो उद्यमे हैं उनके समझ भी बहुत सारी तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं। प्रशासनिक मतलब इन द सेंस कि प्रशासन स्तर पे भी जो है सहयोग उन लोगों को अपेक्षित नहीं मिल पाता। ठीक है। तो इससे ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती उभर के सामने आया है। दूसरा एक चुनौती और सामने आया है कि जो जीएसटी है, जीएसटी के क्रियान्वयन में और उसके अनुपालन में जिस प्रकार की प्रशासनिक ढिलवाई है वो एक बहुत बड़ा चुनौती जीएसटी के काउंसिल के समक्ष भी है और देश के समक्ष भी है। ठीक है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन जो सिस्टम आ रहे हैं। ठीक है। अनौपचारिक लेन देन अब जो है इससे बढ़ा है, इस सारे अविश्वासों से। इससे निपटना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। तो सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं वो आप देख लीजिए कि सरकार ने क्या बोला कि पीएमएलए के प्रावधानों में संशोधन किया। इसका उद्देश्य क्या कर दिया कि ईडी और जीएसटीएन के साथ क्या करना है, जानकारी साझा करना है। ठीक है। सूचना साझाकरण की जो है ये बहुत बड़ा टूल सरकार ने अपनाया। यानी कि ईडी और जीएसटीएन जो है वो क्या करेगी, जीएसटीएन नेटवर्क जो है क्या करेगी, ये दोनों सूचना साझाकरण करेंगी और टैक्स चोरी के मामलों पर रोकने की समझ ये कदम उठाएंगी और इसके प्रवर्तन करेंगी। इसका प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि, यानी कि अधिकारियों द्वारा क्या है कि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से जीएसटी अनुपालन को बेहतर बनाने में मदद किया जा रहा है। 2021 में शुरू किया गया अद्वैत, ये क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सों के लिए क्या है कि प्रमुख विश्लेषण परियोजना है। कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कस्टम्स, इसका CBIC द्वारा जो है इसका शुरुआत की गई। इसका उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इनडायरेक्ट टैक्स के जो कलेक्शन है उसको बढ़ाया जाए, करदाताओं के आधार को बढ़ाया जाए और डेटा संचालित नीति का समर्थन किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजीकरण मानदंडों को सख्त किया है सरकार ने और रिटर्निंग फाइलिंग प्रणाली को मजबूत की है। तो इससे क्या है कि कुछ जो है सरकार के कदम है। अभी यहाँ पे आ गया होगा जीएसटीएन, आपने ऊपर सुना, ईडी सरकार ने जो है सूचना साझाकरण के लिए जीएसटीएन और ईडी के समक्ष जो है सहयोग के लिए पीएमएलए में संशोधन किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो जीएसटीएन है क्या? ये क्या है कि गैर लाभकारी कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यही यूपीएससी प्री क्या करेगा, फंसा देगा यहीं पे। ये बोल देगा संवैधानिक निकाय है, यूपीएससी प्री में दे देगा एक गैर संवैधानिक निकाय है, या जीएसटीएन परिषद वित्त मंत्रालय का भाग है, आयकर विभाग के अंतर्गत आता है, जीएसटी काउंसिल का भाग है। तो ये सब मतलब ऐसा स्टेटमेंट देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है कि एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसे क्या कि करदाता पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान सहित जीएसटी प्रणाली के लिए एक आईटी आधार के रूप में विकसित किया गया है। एक आईटी, ठीक है, आईटी आधार के रूप में सरकार ने जीएसटी ने क्या बोला कि जीएसटी काउंसिल ने क्या बोला कि सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। अब क्या करेगा कि जो उसका 100% स्वामित्व क्या होगा वो सरकार का होगा, जिसमें 50% केंद्र सरकार और 50% क्या कि जो राज्य हैं और यूटीज़ हैं उनका ज्वाइंट शेयर होगा। ठीक है। तो ये सरकारी कंपनी अब बन गई। ठीक है।
अब करना क्या है कि इस जीएसटी को और मजबूत करने के लिए करना क्या चाहिए, यूपीएससी के लिए मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि आगे की राह या फिर हम कुछ जो समस्याएं हैं उसके लिए तो कुछ उपाय सुझाएंगे ही। तो ऐसे में ये हो जाता है कि इसके लिए हमें आगे की राह क्या होनी चाहिए। तो आगे की राह में ये होनी चाहिए कि कर दरों का युक्तिकरण हो, यानी क्या है कि आसानी से अनुपालन में इसको कोई दिक्कतें ना हो, रिफंड हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो बाधा रहित प्रवाह है जिसका सुनिश्चित किया जाए। कानूनी और प्रशासनिक परिवर्तन जो है इसको सरल के बनाया जाए, इससे जो है करदाताओं के जो अनुभव सरल होंगे और लीकेज रुकेगा इससे, ठीक है, लीकेज रुकेगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, जैसे ई रिटर्न, ई चालान, ई वे बिल, आधार प्रमाणीकरण। इससे क्या होगा कि जो प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली है उसको जो है सुनिश्चित किया जा सकेगा। ऑडिट, मूल्यांकन और जांच को सुव्यवस्थित किया जाए, जिससे क्या होगा कि जो समन, जांच और ऑडिट की प्रक्रियाओं के समझ जो क्या है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ प्रोसीजर्स है, ठीक है, इसको जारी किया जाए। इससे क्या होगा कि जो लीकेज है, ठीक है, और अनुपालन है वो बेहतर तरीके से उसको लीकेज कम होगा, अनुपालन बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगा। कर नेटवर्क का विस्तार करने से इससे क्या हुआ, यानी कर नेटवर्क यानी कि शराब, पेट्रोलियम और अन्य उत्पाद क्या जीएसटी दायरे में आएंगे। इससे क्या होगा कि जो जीएसटी कर का संग्रह है वो भी बढ़ेगा और ये एक बहुत ज़रूरी भी कदम है, चूँकि क्या है कि जीएसटी के दायरे में आने से उनकी भी जो एक तय सीमाएँ हो जाएंगी, दाम बढ़ेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक जो टैक्स बढ़ता है या टैक्स घटता है तो उसकी भी एक अपनी लाभ और सीमाएँ हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से कर के दायरे में आने से, ठीक है, वो भी आम लोगों के लिए एक सहूलियत होगा। तो अब क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग है, अब ये भी क्या है कि सरकार ने इसमें क्यों दे दिया ऑनलाइन गेमिंग को। सरकार ने क्या कर दिया कि इसी जीएसटी में कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो क्या कर दिया, इन तीनों पे 28% जीएसटी लगा दिया। 28%, ठीक है, सरकार ने किस पे लगाया, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज पे, ठीक है। अब क्या है कि एंट्री के ये क्या है, जो ये जीएसटी होगा वो क्या होगा कि गेम में एंट्री के दौरान भुगतान की गई प्रारंभिक राशि पर लगाया गया। यानी जब एंट्री किए तो जो राशि हम भुगतान करें, मान लीजिए कि हम कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं या कैसीनो में एंट्री किए, तो एंट्री करने समय जो है जो कुछ पैसा लगता है तो उसी पैसे पर 28% की जीएसटी लगी है, न कि जो अब वहाँ खेलेंगे या जो कुछ कमाएंगे उस दाव के प्रत्येक मूल्य पे, ऐसा उस पर नहीं, ठीक है। ये क्या है कि जो ये टैक्स है वो क्या है कि उसमें ये प्रत्येक ऑनलाइन गेम पे लगाया गया है, हर एक ऑनलाइन गेमिंग पे लगाया गया है। इसमें स्किल की आवश्यकता हो या फिर जो मतलब संयोग वाले हों, मतलब कोई भी तुक्का वाला गेम हो या फिर स्किल्स वाले गेम्स हो, दोनों पे लगाया गया है। अब क्यों ऐसा क्या है कि इस गेम ऑफ स्किल्स क्या है कि इसमें प्लेयर की विशेषज्ञता होती है, अभ्यास होता है, अनुभव होता है, ठीक है। इस पर क्या था कि पहले 18% लागू था, ठीक, जैसे रम्मी हो गया, फैंटेसी ड्रीम 11 हो गया, इस पर, ठीक है, इस पर 18% था, उसको करके 28% कर दिया गया। और गेम ऑफ चांस ऐसे गेम जैसे ना कि इसका रिजल्ट क्या था कि संयोग बस होता है, जैसे लॉटरी लग गई, पोकर हो गया, लूडो हो गया, ठीक है, इसमें सट्टेबाजी, जुआ हो गया, तो दोनों के लिए क्या है कि 28% जीएसटी हो गया। अब क्या है कि इस पे अब इसके अलावा क्या है कि दोनों गेम्स जब होते हैं जीतने के बाद क्या है कि जो राशि मिलती है उस पर 30% का टीडीएस भुगतान करना पड़ता है। 30% का टीडीएस आप समझ सकते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे कटौती जो होती है, टीडीएस, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी एक चीज़ और भी है इसमें कि भारतीय गेमर्स क्या है कि अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए ऐसी कंपनियों को स्वयं को जीएसटी जो प्राधिकरण उसके पास क्या करना होगा, पंजीकृत करना होगा और टैक्स का भुगतान करना होगा। और इसको लागू करने के लिए जो इंटीग्रेटेड टैक्स अधिनियम है उसमें भी क्या है कि संशोधन किया गया है, यानी आईजीएसटी में इसमें इसके बाद क्या है कि क्रियान्वयन कब होगा, 1 अक्टूबर से, यानी आने वाला जो 1 अक्टूबर है उसके बाद क्या है कि जो संशोधन हो जाएगा और ये 1 अक्टूबर से ये लागू भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टैक्स पे पड़ने से प्रभाव पड़ेगा, दो प्रभाव पड़ेगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, दोनों प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में क्या पड़ेगा, राजस्व में वृद्धि होगी, भाई जाहिर सी बात है, जो टैक्स लगेगा तो राजस्व में वृद्धि होगी। नैतिक अवरोधक के रूप में यह कार्य करेगा, जो युवाओं में गेमिंग की लत है वो बढ़ने से रोक लेगा। अभी इसी साल यूपीएससी GS1 में प्रश्न पूछा GS1 में कि मोबाइल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो खतरे हैं युवाओं के समक्ष, ठीक है, मतलब उसी समय प्रश्न था, उसने युवाओं को अपने चपेट में ले से खतरे बताइए, ऐसा कुछ प्रश्न था GS1 में, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। और ठीक उसी प्रश्न में मैंने 4 साल पहले उसी पे एक आर्टिकल लिखा था, सेम वही टॉपिक ही था, वो सीधा प्रश्न वही है एकदम। तो मैंने टेलीग्राम पे डाला, आप टेलीग्राम पे देखिएगा। तो वही चीज़ ये भी बता रहा है कि इससे क्या होगा कि यहाँ उस चीज़ को आप करंट अफेयर से जोड़ के लिख सकते थे। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने भी जो है इस पर 28% जीएसटी लाकर कहीं ना कहीं उसको हतोत्साहित करने का प्रयास किया है।
गेमिंग उद्योग को क्या करेगा कि इसका जो है विनियमित करेगा, यानी कार्यप्रणाली सरल होगी, जटिलता खत्म होगी, पारदर्शिता आएगी। हालांकि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं गेमिंग उद्योग में जो है, और इसमें क्या है कि जो एफडीआई पर प्रभाव पड़ेगा, और बिना लाइसेंस वाले जो है बहुत लोग क्या करेंगे कि जीएसटी से बचने के लिए चोरी करेंगे, और बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटर्स की वृद्धि हो जाएगी। तो कुछ वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे लोग ताकि टैक्स ना भरना पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है समस्या होती है। भारत में ऑनलाइन जो गेमिंग उद्योग है उसमें बहुत उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जैसे क्या है कि मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम, रोल प्लेइंग गेम्स, रियल टाइम स्ट्रैटेजी स्किल्स गेम, इस ऐसे जो गेम है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। बहुत सारे जो फैंटासी हैं गेम है वो आ गए हैं, ड्रीम 11 हो गया, नाम लेना, माई 11 सर्किल हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं। ठीक है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग का जो वर्तमान वैल्यू है वो $2.6 बिलियन है, बहुत ज़्यादा है। और ये पाँच वर्षों में 27% की जो वृद्धि से बढ़ेगा, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसका 27% होगा। और भारत का फैंटेसी गेम का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि यहाँ पे 18 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, बहुत सारे युवा हैं, और लगभग इसमें सभी युवा ही हैं। तो एक बड़ी खतरा भी है भारत के लिए। रोजगार क्या है कि हालांकि इसने 1 लाख लोगों को करीब जो है रोजगार दिया हुआ है, तो ये एक बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपये। इससे क्या है कि विवाद काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, विवाद काफ़ी ज़्यादा है, इसका नकारात्मक प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ये सवाल उठता है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो कराधान को बेहतर करने के लिए और पारदर्शी बनाने के लिए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए, कम आयु में जो लड़के जुआ खेलते हैं उनको लिए भी, और उनको भी रोकने के लिए, प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, ऑनलाइन गेम खेलने वाले को अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए। जैसे कि क्या कि जब गेम ही खेलेगा तो पढ़ेगा क्या, पहले तो कम आयु में गेम खेलने लगा, छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं आजकल, और उनसे अगर बेसिक से जो स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, और क्लास 8 स्टैंडर्ड की अगर एनसीईआरटी उठा कर पूछ दिया जाए तो वो भी नहीं आएगा उनको। तो ये सारी बड़ी समस्या है भारत के समझ, बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा नहीं कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सभी जगह ये कॉमन रूप से विद्यमान है। और ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ी चुनौती भी भारत की युवाओं को समझ बनती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, तनाव चिंता अवसाद हो रहा है, तकनीकी जोखिम भी है, साइबर हमले भी बढ़ रहे हैं, वित्तीय धोखाधड़ी भी बन रही है। और बहुत बार अभी केस आया कि ऑनलाइन गेम में ही क्या है उसमें सेक्सुअल एब्यूज़, और दूसरी चीज़ क्या है धर्मांतरण जैसी भी समस्याएं देखने को मिली हैं। और बहुत सारे युवाओं को आतंकी संगठनों ने भी बरगलाया है। हाल ही के समय में न्यूज़ में आया था ISIS जैसे आतंकी संगठनों ने ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल करके युवाओं के धारणा, मत और उनके जो व्यवहार परिवर्तन करके उन लोगों को कहीं ना कहीं गलत रास्तों पर भेजने का कार्य किया है, जिसका सिंडिकेट का भंडाफोड़ यूपी में भी हुआ था। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अब ऑनलाइन गेम के संबंधित चुनौतियां हैं, विनियमन के समझ चुनौतियां क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। प्री में तो समझ लीजिए एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। हो सकता है कि जब न्यूज में है तो ये सवाल बन जाए स्टेटमेंट में। ऑनलाइन गेमिंग है जो क्या है वो राज्य सूची का विषय है, यानी कि राज्य सूची का विषय है वो। और क्या है वो जुआ और सट्टेबाजी के तहत आता है ऑनलाइन गेमिंग, और ये क्या है राज्य सूची का विषय है, इसको ध्यान दीजिएगा। जबकि क्या किया कि सरकार ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय बनाया है। इसने नोडल मंत्रालय बना दिया सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो राज्य सूची का विषय है तो और ये केंद्र सरकार ने एक नोडल मंत्रालय बना दिया, ठीक है, उसके लिए सिर्फ स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ऐसे में क्या हुआ कि क्षेत्राधिकार संबंधी दुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है। अब क्या है कि कई सारे राज्य जो है तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, इन लोगों ने भी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए हैं। अब इस एक चीज़ और चुनौती आती है कि जो नैतिक रुख बनाम राजस्व संग्रह। एक क्या है कि सरकार गेमिंग उद्योग है, सरकार को हजारों करोड़ का राजस्व दे रहा है। वही क्या है कि सरकार के उसी लत कारण कई सारे युवाओं को जो है जीवन से अपना हाथ धोना पड़ता है, जीवन की जो बचत है वो भी लोग खो दे रहे हैं। प्लेयरों के अधिकार की सुरक्षा जो है, इसमें कंपनियां क्या कि एक मीडिएटर के रूप में कार्य करती हैं। कोई शिकायतें सुरक्षा वगैरह की जो चिंताएं हैं या कुछ जो कुछ भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसके लिए कोई भी ढांचा नहीं है, और उनके लिए उन्होंने ढांचा नहीं बनाया, जिससे क्या है कि जो बहुत सारी शिकायतें जो है वो भी निपटारा नहीं हो पाती। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि एक मॉडल एक्ट बनाया जाए। मॉडल एक्ट कौन बनाए? केंद्र सरकार बनाए, और ठीक है, और सरकार ने बनाया, ठीक है। इसको बनाने के लिए जैसे क्या किया कि सरकार ने अनुच्छेद 248 क्या कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। ये बात याद रखिए, केंद्र सरकार के समझ आर्टिकल 248 के तहत क्या है अवशिष्ट शक्तियाँ के तहत क्या है कि विनियमन करने की आवश्यकता है, यानी कानूनी मॉडल एक्ट बना करके कानूनी स्पष्टता दी जाए।
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। स्किल और चांस वाले जो गेम है उसके बीच के अंतर को स्पष्ट किया जाए, ठीक। और घाटे की भरपाई के लिए गेम खेलते रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाए, ठीक है। यानी एक सीमा तक के जो है गेम खेला, इससे क्या होगा कि जो घाटे होंगे या फिर लत लगेगी सब चीज़ों से हमको जो है छुटकारा मिल सकेगा, इस पर हम कुछ कंट्रोल कर रेगुलेट कर सकेंगे। अभी क्या है कि ये आपका जीएसटी हो गया, उसमें हमने पढ़ लिया ऑनलाइन गेमिंग पर। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एमपीआई, ठीक है। एमपीआई अब ये इकोनॉमिक्स का लास्ट सेक्शन है, लास्ट आर्टिकल है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, ये क्या है, इसमें कौन कौन से संकेतक हैं, ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्धनता संबंधी प्रश्न जो है वो बनते हैं और इस बार भी बने हैं यूपीएससी के 2023 के मेंस में। तो इसमें क्या है, पहले आप जान लेते हैं कि जो है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब शुरू हुआ था, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसमें क्या हुआ था कि इसको जो है वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 को जारी किया गया, ठीक है। मान लीजिए कि 2010 से क्या हुआ कि 2010 से यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया था, यानी कौन, ग्लोबल एमपीआई जीएमपीआई, यानी कि जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये क्या करता है कि 110 देशों में, ग्लोबल एमपीआई 110 देशों में 10 संकेतक होते हैं। 10 संकेतक के आधार पे क्या करता है, डिप्रीवेशन को ट्रैक करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि अब इसके मुख्य बिंदु छोड़ दीजिए आप ये बता लीजिए कि जो ग्लोबल एमपीआई है वो 10 संकेतक हैं और किसके द्वारा, यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, 2010 से। इसी के तहत क्या हुआ कि नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक का क्या दूसरा संस्करण जारी किया, दूसरा संस्करण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के 19-21 के आधारित पर यह दूसरा संस्करण है, ठीक है। यानी 2021 में इसका बेसलाइन रिपोर्ट था और इसके बाद जो है दूसरा ये संस्करण का रिपोर्ट जारी किया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये अब एक चीज आते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है क्या, ये क्या है कि जो मान लीजिए कोई मौद्रिक स्थिति है, उससे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मनी और पैमाना हो गया, या मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स के टर्म में, ठीक है, आर्थिक मौद्रिक स्थिति से इतर क्या है कि जो अभाव होता है, वंचन होता है, उसी के मापन का एक तरीका है। क्या करते थे कि जो पहले के दौर में जो निर्धनता का मापन क्या होता था, आय या उपभोग। जैसे मान लीजिए मौद्रिक आय, मान लीजिए इतना रुपये कमाया, इतना रुपया खर्च किया, ये हमारा आय का मापन होता था, मौद्रिक आय उपभोग, तो ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि संभव है कि जिसे मौद्रिक आधार पर मापे जाने वाले क्या है कि जो गरीबी रेखा से बाहर तो आगे आगे, पर इसके बावजूद भी क्या है कि बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि अब ये सरकार ने बताया कि जब उसी में एक व्यक्ति क्या है कि जो सरल शब्दों में कहें तो बहुआयामी रूप से गरीब वह व्यक्ति कहा जाएगा जो क्या करेगा कि जो एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो 10 संकेतक है यानी वैश्विक वाले, और भारत में 12 संकेतक हैं, अब 12 हो गए हैं, तो इन संकेतकों में से जो है 1/3 से उससे अधिक वंचित होगा, उसको मौद्रिक तौर पर छोड़ दीजिए, सिर्फ इन संकेतकों में 1/3 से अधिक संकेतकों से अगर वंचित होगा, 1/3, आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी रूप से गरीब कहा जाएगा। आप समझ में आ गया कि अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ, ये दो चीज़ आप जान लीजिए, ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ, ठीक है, ये क्या है, एक जो है ये पहल है, ठीक है। तो इसी पहल के तहत क्या है कि जो नीति आयोग है भारत में क्या है कि ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, के लिए नोडल एजेंसी है। ये जो ग्लोबल जो ये वाली जो पहल है ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, इस पहल के तहत क्या है कि जो महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मानदंड हैं भारत के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं, ठीक है। अब भारत के जो राष्ट्रीय एमपीआई है यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके तहत कोई विधि होगी, ठीक है, तो अल्कीरे फोस्टर विधि है, AF विधि, ठीक है। ये क्या है कि दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति है, जिसमें क्या है कि किसी व्यक्ति का जो डिप्राइवेशन स्कोर होगा, ठीक है, अगर भारत के एमपीआई से उसके बराबर है या उसके अधिक है तो वो एमपीआई निर्धन माना जाएगा, अगर उससे कम है तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हेड काउंट रेशियो में कितने व्यक्ति निर्धन होते हैं, जैसे क्या है कि जो जनसंख्या में क्या है कि जनसंख्या में जो मौजूद बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्ति का अनुपात और कुल जनसंख्या में बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात को, इसको क्या करते हैं हेड काउंट रेशियो में विभाजित कर देंगे तो उसको क्या होगा, हेड काउंट रेशियो निकलेगा।
और हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की जो व्यापकता है उसका गुणा करके एमपीआई का मान निकाला जाता है। यानी कि अब देखिए एमपीआई अगर हमको निकालना हो एमपीआई तो उसमें हम क्या करेंगे, हेड काउंट रेशियो, ठीक, हेड काउंट रेशियो और गुणे जो निर्धनता की जो तीव्रता और व्यापकता है उसको मापेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा हमारा एमपीआई निकलेगा। और हेड काउंट रेशियो कैसे निकलेगा, जो मौजूदा बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात है और कुल जनसंख्या में निर्धन व्यक्तियों की संख्या है उसको विभाजित कर देंगे तो वो क्या होगा, जो है हेड काउंट रेशियो निकल जाएगा। अब इसमें मूल चीज प्री के हिसाब से क्या आता है, प्री में प्रश्न ऐसे बना है और बनेगा भी, आगे भी बनेगा, बिल्कुल संभावनाएं है। मॉडल अगर वैश्विक मॉडल एमपीआई क्या है उसमें 10 संकेतक हैं, लेकिन जो भारत है, भारत में क्या है कि इसमें 2 संकेतक और जोड़ दिए गए, भारत में 12 कर दिए गए। यही से सवाल बन सकता है। 2 संकेतक कौन से थे, मातृ स्वास्थ्य, ठीक है, मातृ स्वास्थ्य, और दूसरा कौन सा बना, बैंक खाता, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बना दी गई। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है सवाल बनेगा। इसमें 3 जो है आयाम है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 आयाम है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर। 2 आयाम तो ये हो गए, 3 आयाम। अब इसमें क्या है कि इसमें संकेतक हैं, 12 संकेतक है। स्वास्थ्य में पोषण है, बाल और किशोर मृत्यु दर है और मातृ स्वास्थ्य, यही जोड़ा गया मातृ स्वास्थ्य, ठीक है, ये चीज है। अब पोषण में क्या है कि घर का कोई एक सदस्य कुपोषित हो। बाल और किशोर मृत्यु में क्या है कि 18 वर्ष से कम किसी बच्चे की मृत्यु हो गई हो। और मातृ स्वास्थ्य में क्या है कि उसने सर्वे की 5 साल पहले की अवधि में कोई बच्चा महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया और उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त न की हो, तो ये बहुत ये उसका गरीबी में आएगा वो, ठीक है, उस संकेतक में नीचे आएगा वो। अब है कि शिक्षा में क्या है कि स्कूली शिक्षा, इसमें 10 परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य क्या है कि 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्राप्त न कर पाया हो। स्कूली अटेंडेंस, ठीक है, स्कूल जाने योग एक भी बच्चा उस उम्र तक नहीं जा पाया जिससे उस कक्षा 8 में होना चाहिए। ये मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है आयाम वाले, ठीक है। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, पेयजल, विद्युत, आवास और परिसंपत्ति, ये तो है ही। साथ साथ क्या है, बैंक खाता एक यही जोड़ा गया, जिसमें क्या है कि जिस परिवार के पास किसी सदस्य के पास बैंक खाता, डाकघर खाता नहीं है तो वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आएगा। दूसरा चीज़ क्या है, परिसंपत्ति में एक बात और देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, इससे यूपीएससी घुमा देगा प्रश्न और हम लोग सोचेंगे कि साला ये क्या पूछा हुआ है, ठीक है, और ये सब अब हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम प्रेशर में। तो ये जो है इसमें क्या है कि परिवार का समक्ष अगर इसमें से कोई एक अधिक संपत्ति नहीं है तो वो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो दायरा होगा उसमें आएगा। कौन है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल और रेफ्रिजरेटर, कार या ट्रक, ये जो है परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। अब प्री के लिए एक बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, ये तीनों जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संकेतक नहीं हैं। अगर यूपीएससी के प्री में प्रश्न बनता है कि साक्षरता दर या प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, तीनों में से कोई एक उठाकर दे दे और बोल दे ये इसमें एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का बहुत महत्वपूर्ण संकेतक है, उसको गलत करना है आपको स्टेटमेंट, वो गलत, वो तीनों संकेतक ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसको ग्रीन से एकदम हाईलाइट कर दिया हूँ, इसको आप देख लीजिए। तो जो रिपोर्ट आई नीति आयोग में, अब उसमें जानते हैं कि जो निर्धनता हेड काउंट रेशियो था उसमें गिरावट आई है, 14% हो गया है। 13.5 करोड़ लोग क्या है कि इस दायरे से बहुआयामी गरीबी जो है, चरम निर्भरता, उससे बाहर आ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक तीव्र गिरावट देखी गई है, शहरी क्षेत्रों में भी ये कमी आई है। अब सभी 12 संकेतक उसमें जो है सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय कमी आई है। पोषण में सुधार हुआ है, शिक्षा के वर्षों में सैनिटेशन, खाना पकाने की दर ने जो क्या कि एमपीआई की जो मांग है उसको कम करने में भूमिका निभाई है। भारत क्या करेगा, भारत जो है 2030 से पहले ही सतत विकास लक्ष्य जो है 1.2 यानी कि बहुआयामी निर्धनता को कम कर देगा, हासिल करने में अक्सर जो है ये भूमिका निभाएगा, बड़ी भूमिका। और राज्यों का प्रदर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है प्री के लिए इंपॉर्टेंट ये है, यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी वगैरह के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश सबसे अधिक बहुआयामी निर्भरता से प्रभावित 5 राज्य हैं और केरल सबसे कम है, केरल में बहुआयामी निर्धन सबसे कम है, ठीक है। तो क्या है कि सबसे पहले स्थान पर कौन है, बिहार है, सबसे पहले स्थान पे बिहार है, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, ये क्रम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता जो सर्वाधिक गिरावट आई है और एब्सोल्यूट रूप से एमपीआई मांग में कहाँ गिरावट आई है, बिहार में आई है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप देख लेंगे। तो यहाँ आपका इकोनॉमिक्स खत्म होता है। कल से हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे और 2-3 दिन में उसको भी खत्म करके खूब सारे प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं। विजन आईएएस का आंसर राइटिंग भी हम लोग मैगजीन से ही करेंगे। क्वेश्चंस यहीं से बन रहे हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चंस आंसर्स प्रैक्टिस करना आप शुरू कर देना चाहिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।